गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ऑडियो और वीडियो सही दिख रहा है तो आगे की हम क्लास स्टार्ट करें। गुड इवनिंग विपुल सिंह, गुड इवनिंग पुनीत कुमार, गुड इवनिंग गोपी बिंद, गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग लाइव आ जाएं जल्दी से, जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं। मैम आज क्लास कब तक स्टार्ट होगी? स्टार्ट हो चुकी है पंकज, सही है, चल रहा है वेब में, एक बार देख लीजिएगा, बच्चे बोल रहे हैं। प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए। हाय सुमित रावत, हाय। ओके, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, कुमार विनोद, कृष्णा कुमार साहू, ओके, पंकज, यस। एक तो आप लोगों में थोड़ा सा पेशेंस नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था, थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो। आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हो तो थोड़ा सा आप लोग अपना पेशेंस रखें, बचा कर रखें। आज कह रहे हैं मैम आज आपकी 12 से 2 क्लास क्यों नहीं हुई? मैं सच्ची बता रही हूँ, विद्या माता की कसम, मम्मी कसम, आज सुबह मेरा गला इतना खराब था, इस गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो मैं अब क्या आकर पढ़ाती ऐसे गले के साथ, इसलिए मैं नहीं, आज 12 से 2 क्लास थी, मैंने कहा मैं क्लास तो लूंगी, क्लास कैंसिल नहीं करवाऊंगी, आप इसको रात में लगा दो। और सिर्फ आप बच्चों का नुकसान ना हो तो मैं भी 9:30 तक मैं भी स्टूडियो में हूं। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वो मेरी गलती थी, क्योंकि मेरा गला बहुत खराब हो रहा था, मेरे से आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, कुछ मेडिसिन खाई, तब जाके गला थोड़ा ठीक हुआ है अभी। क्योंकि मौसम दिल्ली में ना, एक तो इतना पॉल्यूशन है, ऊपर से दिल्ली का बड़ा वेदर, कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है। जब गर्मी लगती है स्टूडियो में मैं एसी चला लेती हूँ, और बाहर जाती हूँ तो ठंड लगती है। तो ये थोड़ा सा ना मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और बॉडी टेम्परेचर ना थोड़ा अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लें यार, मैं लॉस नहीं होने दूंगी आप लोगों का। अगर किसी भी टाइम मेरी क्लास नहीं हो रही है तो वो मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी। डोंट वरी। आप किसी बच्चे से पूछ सकते हैं, जो मैंने पहले भी बैचेस खत्म करे हैं, साइंस स्पेशल 1 2 3 जितने बैचेस, जो भी मेरा XYZ बैच चला है, कभी भी ऐसा नहीं किया कि सिलेबस कम करवा दिया है, ज्यादा करवा दिया, बीच में छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैम क्लास का फिक्स टाइम नहीं है कि क्लास का फिक्स टाइम है ऑलरेडी, ठीक है। तो MD अताबुल कह रहे हैं कि मैम हम सोने जा रहे थे। अरे सोना नहीं है इतना जल्दी, ध्यान से सोना है तो जाग जाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क वाले क्या बोल रहे हैं? आरती, ओके आरती, चलिए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैम इन्फॉर्म कर दीजिए, इन्फॉर्म कर दिया था बेटा, इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है। चलिए अब बहुत बातें हो गई है, अब हम पढ़ते हैं। तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, और बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे साइटोलॉजी। बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे साइटोलॉजी। क्या पढ़ रहे थे हम? साइटोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि साइटोडोम का मतलब क्या होता है बच्चों, साइटो का मतलब सेल, और लॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों, टू स्टडी। साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप सेल के बारे में स्टडी करते हो, वही हम पढ़ रहे थे, राइट। अब हम क्या पढ़ रहे थे? तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं सेल में। मैंने पढ़ाया है कि, अच्छा दिमाग घूम गया था बच्चों का, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई सेल में कि भाई सेल होता क्या है, और सेल के हम क्या पढ़ रहे थे, हम सेल के कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। सेल के कंपोनेंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा? तो मैम आपने पढ़ाया था सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, और कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं DNA और RNA की फॉर्म में। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? इसके बाद आपने पढ़ा कि मैम सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जो कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट कौन सा पढ़ा था? जो भी पढ़ा है आप लोग याद दिला दीजिएगा। अब मैं जो नहीं पढ़ा है वो अगला स्टार्ट करने वाली हूं। हम आज पढ़ने वाले हैं सेल का, कोशिका का नेक्स्ट कंपोनेंट। और कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? तो सेल के अंदर जो भी पार्ट है वो सब हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर, ठीक है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया हमने कंप्लीट कर लिया था ना, एक बार मुझे कमेंट करके बताएं माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट है ना। फिर हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं राइबोसोम। मुझे ऐसा लग रहा है राइबोसोम हमने पढ़ा नहीं है, क्यों नहीं पढ़ा ना? राइबोसोम इंग्लिश में बोलते हैं राइबोसोम, और हिंदी में बोला जाता है बच्चों इसको राइबोसोम। हिंदी में क्या बोला जाता है? राइबोसोम बोला जाता है। जैसे कि मैंने इतने सारी चीजें पढ़ाई, जैसे मैंने बोला था कि अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा RNA तक पढ़ा दिया है मैडम जी, ओके सर जी। ऐश्वर्या चौहान कह रही है यस मैम, ओके। लाइसोसोम भी पढ़ा दिया था, ओके, याद आ गया मुझे कि हमने लाइसोसोम भी पढ़ लिया था, लाइसोसोम के बारे में पढ़ ली थी, बट हमने आई थिंक राइबोसोम नहीं पढ़ा था। तो राइबोसोम पढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये राइबोसोम
वही कल की तरह जितने कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे, कहां होता है, क्या काम करता है, इसकी खोज किसने की, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, वही सब हमें यहां पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जरा ये कौन सा ब्रश सेलेक्ट कर रखा है भरत सर ने। चलिए देखिए राइबोसोम में क्या पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर राइबोसोम। तो आप बताएंगे राइबोसोम की खोज की थी बच्चों। अगर इसकी खोज किसने की तो आप बताएंगे इसकी खोज की थी मैम पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने। कौन से साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। राइट, चलिए और लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा हिंट दिया था कि जब भी आप राइबोसोम टर्म देखें वो किससे रिलेट करता है। हाँ, गोल्गी बॉडी नहीं पढ़ाया, डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगी, मैं गोल्गी बॉडी पढ़ाऊंगी, इसके बाद पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी राइबोसोम की। तो राइबोसोम के बारे में आपको याद रखना है कि जो राइबोसोम होती है उसकी खोज किसने की थी, पैलेड ने। नेक्स्ट बात याद रखना है आपको कि इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल, इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल। यह कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है। यह कोशिका का जो आपकी सेल होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल सेल हो, उसमें सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग है। अब कोशिकांग का मतलब क्या हो गया मैम, कोशिका, और अंग का मतलब क्या होता है, अंग है। कोशिका के अंदर का अंग मतलब उसका पार्ट है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा होता है, मैम न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल। जो केंद्र का वो सबसे बड़ा भाग होता है। केंद्र के बाद बड़ा कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका सूत्रकणिका बोलते हैं। बट उसके बाद सबसे छोटा पूछा जाए तो आप किसका नाम बोलेंगे, आप बोलेंगे कि राइबोसोम होता है, वो सबसे छोटा पार्ट होता है सेल का। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये दोनों सेल्स में होता है। कौन कौन सी में आप बताएंगे, ये प्लांट सेल में भी होता है, मतलब पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है, और दूसरा आप बताएंगे किसमें होता है, ये एनिमल सेल में भी होता है, जंतु कोशिका में भी होता है। इट इज फाउंड इन बोथ सेल्स, प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। ठीक है, मैम आज नाइट में क्लास है, ये सौरभ यादव, क्योंकि दिन में क्लास नहीं ली थी। चलिए नेक्स्ट पार्ट आपको यहां पर क्या याद रखना है राइबोसोम के बारे में। तो आप याद रखेंगे बच्चों कि ये जो राइबोसोम है इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लिखेंगे मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। क्या लिखेंगे बच्चों, मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। क्या नहीं पाई जाती है इसके ऊपर, झिल्ली नहीं पाई जाती है। याद करो लास्ट क्लास मैंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कितनी झिल्लियां होती हैं, मैम माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 झिल्ली होती हैं, है ना। झिल्ली क्या होती है, ऐसे मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, बट अगर मैं राइबोसोम की बात करूं बच्चों, राइबोसोम पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सेल का वो कौन सा कंपोनेंट है, सेल का वो कौन सा ऑर्गेनेलिज है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, आप क्या बताएंगे, वो कौन सा है, वो राइबोसोम है, वो राइबोसोम है। राइट, सबसे छोटा पूछे तो भी आप क्या बताएंगे, राइबोसोम। इसका एक और नाम भी होता है, इस राइबोसोम को कहते हैं, इसको कहा जाता है पैलेड ग्रेन्यूल्स, क्योंकि पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। तो आपसे पूछे कि इसका अदर नेम क्या है, तो बच्चों आपको बताना है इसके 2 नाम होते हैं। इसके अन्य नाम किस नाम से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैम आई थिंक इट इज मोर देन इनफ फॉर सीजीएल। यस रोहित, एब्सोल्युटली यू आर राइट। ठीक है, तो अदर नेम, इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं, आप बताएंगे। इसको कहा जाता है पैलेड ग्रेन्यूल्स, पैलेड ग्रेन्यूल्स। अब हिंदी में कोई अलग नाम नहीं बच्चों इसको। पैलेड में खोज की, ग्रेन्यूल्स का मतलब है कण, मतलब पैलेड के कण कहा जाता है इसको। दूसरा इसका नाम होता है बच्चों प्रोटीन फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, और हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री। क्योंकि मैं बता चुकी हूं जब भी आप राइबोसोम टर्म देखेंगे उसका मतलब क्या होता है, वो क्या काम करता है, वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। याद कीजिए मेरी लास्ट क्लास मैंने लिखवाया था कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, आरएनए। पहला क्या हो गया, आरएनए। दूसरा आप क्या लिखेंगे यहां पर, दूसरा लिखेंगे सौरभ यादव, आई डोंट नो आप क्या लिख रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो आप दूसरा लिखेंगे, इसको प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री राइबोसोम को भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप यहां लिखेंगे कि जो राइबोसोम्स होते हैं, यहां पर राइबोसोम टर्म का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर दें। मैंने लिखा कि इनको आप राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, इनको आप क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं।
बच्चों यहां पर राइबो का मतलब क्या होता है? राइबो का मतलब होता है यहां पर डीएनए प्लस प्रोटीन, या यहां पर आरएनए भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है। डीएनए या आप लिख लो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन लिख सकते हैं आप, ठीक है। सॉरी, राइबो तो आर होगा ना, डी कहां से हो जाएगा। आप लिखेंगे कि यहां पर राइबो टर्म का मतलब होता है आरएनए प्रोटीन्स, आरएनए मतलब प्रोटीन बनाने वाला आरएनए, और जोम का टर्म का मतलब होता है बच्चों बॉडी। कहने का मतलब मैम हमारी सेल के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर वो कंपोनेंट जो आरएनए के साथ मिलकर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। वो बॉडी, वो एक मैकेनिज्म जो आरएनए प्रोटीन बनाने का काम करता है, वो कौन सा? वो राइबोसोम होता है। वो कौन सा? राइबोसोम होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये राइबोसोम जो होता है एक और सेल का कंपोनेंट होता है जिसके अंदर भी होता है। किसके अंदर होता है? इसको स्टार करके अपने कॉपी में लिखिएगा, एज इट इज आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये कहां होता है। मैं इसको रेड से लिख रही हूं, रेड पेन से। आप लिखेंगे इट इज ऑल्सो फाउंड इन, इट इज ऑल्सो फाउंड इन ER। अब मैम ये ER क्या बवाल होता है, अभी पढ़ाएंगे थोड़ी देर में। यह ER में भी पाया जाता है। ER का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हिंदी में इसको कहा जाता है बच्चों अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगी कि होता क्या है अंतःप्रद्रवी जालिका। बस आप याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यस, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, यू आर राइट। प्रदीप आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हाँ, श्वेत कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। जो भी पूछ रहे हैं मुझसे, आप बताएंगे कि मैम ये जो राइबोसोम होता है, आपने बताया था एक तो कहां होता है, मैम कल आप लिखवा के गई थी, कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये अभी हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। पुनीत कुमार का क्वेश्चन है, मैम क्या श्वेत रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है? यस पुनीत कुमार, कोशिकाएं, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन WBCs। ठीक है, तो मैम आप याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता ही होता है, और उसके साथ साथ मैम कहां पर होता है? आप बताएंगे आप बताएंगे कि किसमें होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं एक बात कि जो राइबोसोम्स होते हैं उनके अंदर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राइबोसोम में किस प्रकार का आरएनए पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम में कौन सा आरएनए पाया जाता है? तो आप बताएंगे राइबोसोम में आरएनए होता है। और याद करो लास्ट क्लास बड़ा अच्छे से बताया था, आर का फुल फॉर्म क्या है यहाँ? आर का फुल फॉर्म राइबोसोम है। ठीक है, देखो दो क्वेश्चन बताऊं, वापस रिपीट करूं। आपसे पूछे कि सेल के किस कंपोनेंट में, या माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ दो, साइटोप्लाज्म को छोड़ दो, तो वो सेल का कौन सा कंपोनेंट है जिसके पास आरएनए होता है? आप क्या बताएंगे? वो ER होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछे कि राइबोसोम के पास कौन सा आरएनए है, आपका आंसर क्या होगा? मैम राइबोसोम के पास RRNA होता है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताऊं अगर आरएनए के बारे में बच्चों, अगर आप नोट करना चाहते हो तो जो आरएनए है ना, ये सभी प्रकार की सेल्स में होता है। इट इज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी प्रकार की कोशिकाओं का मतलब होता है ये यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर दोनों में पाया जाता है। सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। आप क्या लिखेंगे इंग्लिश में? इट इज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। ये सारी प्रकार की कोशिकाओं में है, इसलिए इसका नाम रखा गया है यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। क्या? यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाने वाला सेल का कौन सा कंपोनेंट है? आप आंसर क्या देंगे? यस, प्लांट में भी होता है, अभी लिखा मैंने ऊपर कि प्लांट में भी होता है। इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको कहा जाता है यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। ये एग्जाम में, PCS के एग्जाम में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेल के किस पार्ट को आप यूनिवर्सल कंपोनेंट कह सकते हैं, तो आपको वहां पर आंसर क्या देना था? राइबोसोम। और PCS में एक क्वेश्चन और भी पूछा था। क्या पूछा था? तो पूछा था कि एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, उस ई कोलाई बैक्टीरिया में कितने राइबोसोम होते हैं, उसमें कितने राइबोसोम होते हैं। ठीक है,
तो आप एक चीज लिख लीजिएगा कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों एस्चेरिया कोलाई। आगे पढ़ाऊंगी मैं, आप इससे टकराओगे, इस नाम से वापस टकराओगे आप, ठीक है। ई कोलाई जीवाणु, कौन सा जीवाणु बच्चों? ई कोलाई जीवाणु। इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो ई कोलाई फुल फॉर्म क्या होता है? एस्चेरिया कोलाई। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया है उसके अंदर कितने राइबोसोम होते हैं? आपका आंसर होगा कितने आदमी थे वैसे कितने राइबोसोम होते हैं? 10,000 राइबोसोम होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस के एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे हुए मैं प्लीज करके इस अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाएं। इस चीज का आपको लिखना है कि यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल पूछे तो कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। दूसरा, ई कोलाई जीवाणु में ऑलमोस्ट कितने होते हैं? आप बताओगे कितने होते हैं बच्चों? 10,000 होते हैं। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा। अब आप में से कोई पूछ ले, वैसे आपने पूछा नहीं, वैसे आपको पूछना चाहिए था, ठीक है, कि मैम अगर बैक्टीरिया में इतना है तो फिर हमारे बॉडी में कितने होते हैं? कि बैक्टीरिया में इतने हैं तो हमारे बॉडी में तो मैम बैक्टीरिया तो क्या है? एक सेल था। बैक्टीरिया जब जन्म लिया तब भी ऐसा था, जब मरा तब भी ऐसा था। बट हम लोग तो मैम जब जन्म हुआ तो बहुत छोटे, फिर और बड़े और बड़े, और हमारे बॉडी में तो मैम लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, ट्रिलियंस में सेल्स होती हैं। तो मैम हमारे बॉडी में कितने राइबोसोम्स होते हैं? तो आप लिखेंगे इसको स्टार बना के कि हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनमें से एक सेल में, पर सेल में कितने मिलियंस होते हैं? आप बताओगे 10 मिलियंस पर सेल इन मैमल्स। इन मैमल्स बच्चों, मैमल्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? स्तनधारी। क्या मतलब हो गया? स्तनधारी। आप क्या लिखोगे कि स्तनधारियों की कोशिकाओं में एक कोशिका में 10 मिलियन राइबोसोम होते हैं। सोचिए इतने ज्यादा राइबोसोम, ठीक है। यस हमारे बॉडी में रोशन, यस, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे यहां पर क्या, तो मैं आपको बता दूं ये जो राइबोसोम्स होते हैं इनके टाइप्स होते हैं। वैसे आप इसको टाइप नहीं बोल सकते, इसको आप इसकी यूनिट बोल सकते हैं। टाइप बोलना यहां पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आप लिखेंगे कि जो राइबोसोम्स हैं, वैसे बुक्स में तो आपको टाइप ही लिखा हुआ मिलेगा, बट ये टाइप नहीं बोल सकते, इसकी यूनिट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर टाइप या यूनिट दोनों बोल सकती हूं, टाइप या यूनिट, इसकी इकाई या इसके प्रकार। 2 प्रकार का राइबोसोम होता है, कौन कौन सा आप बताएंगे बच्चों यहां पर? चलो ब्लू से लिखे, चलो लिखे। 2 प्रकार का, एक होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है बच्चों 80S राइबोसोम। पहली बात तो मैम ये S क्या है? ये S कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये जो S है ये यूनिट होती है और इसको बोलते हैं सैडेबरी यूनिट। कौन सी यूनिट? सैडेबरी यूनिट। अब ये सैडेबरी क्या होता है बच्चों? एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस, जो बायोटेक में पढ़ाया जाता है, यहां नहीं पढ़ाया जाता है। किस राइबोसोम के मॉलिक्यूल को किस रेट से सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं, उसी रेट को सैडेबरी यूनिट कहा जाता है। इसी रेट को सैडेबरी यूनिट कहा जाता है। तो यहां पर आप इतना आप डिटेल में ना पढ़े तो भी चलेगा, कभी पूछा नहीं एग्जाम में, ये तो नीट वगैरह के एग्जाम में आ जाते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो आप याद रखिएगा कि जो सैडेबरी है यहां पर वो कोई किसी का नाम नहीं है, या इसकी कोई फुल फॉर्म जो है वो इस राइबोसोम को कितना जल्दी सेंट्रीफ्यूगेज कर सकते हैं उसकी एक काइंड ऑफ यूनिट है, ठीक है। चलिए अब ये 70S राइबोसोम किसमें पाया जाता है और 80S राइबोसोम किसमें पाया जाता है? ये डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है। इनफैक्ट मेरे पास एक पीसीएस के एग्जाम की बुक पड़ी है, मैं इसमें क्वेश्चन दिखाऊंगी अभी आपको। मैं सेल वाला चैप्टर करवा दूंगी ना तो एक दिन हम रैपिड फायर खेलेंगे, ठीक है। मैं आपसे तुरंत क्वेश्चन पूछूंगी सेल के, आप तुरंत मुझे उसके जवाब देना, ठीक है। यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने पूछा आप आंसर देना, ठीक है। तो देखिए ये जो 70S है ये पाया जाता है बच्चों बैक्टीरियाज में। किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या होते हैं आप सब जानते हैं, जीवाणु होते हैं, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है मल्टी सेलुलर सेल्स। किसमें बच्चों? मल्टी सेलुलर सेल्स। और मल्टी सेलुलर सेल्स क्या होती हैं? बहुकोशिकीय जीवों में या बहुकोशिकीय जीवों की
कोशिकाओं में। एग्जाम्पल क्या बताए थे मैम? एग्जाम्पल 2 बताए थे, पहला प्लांट, दूसरा एनिमल। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पादपों और जंतुओं की कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, आप बताएंगे किस प्रकार का राइबोसोम? 80S प्रकार का राइबोसोम। जीवाणुओं में मैंने कहा ना इसको यूनिवर्सल कंपोनेंट बोलते हैं, बैक्टीरिया में भी होता है, तो आप बताएंगे बैक्टीरियाज में कौन सा होता है? 70S राइबोसोम होता है। अब देखो, अगर आप सीजीएल दे रहे हैं, अगर आप सीपीयू दे रहे हैं, अगर आप एनटीपीसी वगैरह एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप डी दे रहे हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है। बट बच्चों अगर आप किसी पीसीएस के, एनपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मैं बताऊंगी, क्योंकि ये बच्चे यहां पर कुछ पीसीएस वाले भी होंगे, राइट। चलिए, इन दोनों यूनिट को भी आगे आप सब यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और ये आपके यहां से क्वेश्चंस बनते हैं पीसीएस के लेवल के क्वेश्चन। आपसे ये पूछेगा, एनडीए सीडीएस में भी थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, आपसे अगर आप सीजीएल के एग्जाम पर प्रिपेयर कर रहे हैं, आपसे पूछेगा राइबोसोम कितने टाइप का होता है, किसमें कौन सा होता है। बट अगर आप एनडीए सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, तो वहां पर आएगा इस 70S की सब यूनिट्स कितनी है और इस 80S की सब यूनिट्स कितनी है, ये आपका क्वेश्चन बनता है बड़ा अच्छा लेवल का। तो देखिए, जो 70S है उसको आगे आप डिवाइड करते हो 50S प्लस 30S। अब कुछ बच्चे मुझे मैथ सिखाएंगे यहाँ पर कि मैम हमने तो पढ़ा है 50 और 30 80 होता है, आपने लिखा है 70। आपको यहाँ मैथ्स नहीं लगानी है, मैथ्स और बायोलॉजी की कभी आपस में नहीं बनती है। जो मैथ्स कहती है उसका जस्ट ऑपोजिट कौन बोलता है? बायोलॉजी बोलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 70 की सब यूनिट होती है, एक 50 एक 30, ठीक है। कैसे जुड़ी हुई होती है आपस में ये यूनिट्स? तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि आपका राइबोसोम कैसा दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, तो देखिए, एक छोटी यूनिट दिखेगी, फिर बीच में ऐसा एक वायर सा बना हुआ दिखेगा आपको, फिर आपको दूसरी बड़ी सी यूनिट दिखेगी। कुछ आपका राइबोसोम्स ऐसा सा दिखता है, राइट। तो 50-30, 50-30, ठीक है। अब आता है कि 80S कितनों में डिवाइड होता है? आप बताओगे मैम जो 80S है वो डिवाइड होता है 60S प्लस 40S में, 60S प्लस 40S में, ठीक है। देखिए, अब आप बोलोगे मैम 60 और 40 तो 90 होते हैं, आपने 80 लिखा है। मैंने अगेन बोला है आपको, मैम आप घर चली जाइए, बहुत रात हो गई, कल मिलेंगे, कल पढ़ा दीजिएगा। नहीं देव कुमार, जब मैंने मेरी वजह से, मेरे गले की खराब की वजह से आपकी क्लास कैंसिल हुई, तो मैं पूरा पढ़ा कर जाऊंगी, ठीक है। चलिए, तो आप याद रखेंगे कि 60S और 40S किसमें होता है बच्चों? वो 80S में होता है। कैसे बनेगा? ऐसे, ऊपर वाली छोटी है, छोटी कौन सी है यहाँ पर? 40, ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? ये 40S, ठीक है। चलो, और इसका यहां पर ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके नीचे वाली कौन सी है? 60S, 60S, राइट। चलो, ये छोटा वाला राइबोसोम की यूनिट, ये बड़ा वाला राइबोसोम। तो हमारे बॉडी में जो राइबोसोम्स दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे? वो ऐसा दिखेगा मैम, है ना। चलो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सुनो ध्यान से। मैम आपने ये तो बता दिया कि ये क्या है, ये आपने बताया कि भैया ये ऊपर वाली क्या है, यहाँ पर 30 बनेगी, ये आपकी क्या बनेगी? यहाँ पर 50 बनेगी। ये बीच में तार सा क्या बनाया मैम आपने? ये वायर सा क्या जोड़ा है? ये क्या जोड़ा है? और यही आपका पीसीएस के लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। यही आपके पीसीएस के लेवल का क्वेश्चन बन जाता है कि आया मैम ने, ये वायर नहीं, ये है बच्चों mRNA। कौन सा RNA? mRNA, मैसेंजर RNA। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइबोसोम की 2 यूनिट आपस में कौन से RNA से जुड़ी हुई होती हैं? आप क्या बताएंगे? कौन सा RNA है यहाँ पर? mRNA। बताओ, कुछ डाउट है? इसको स्टार कर लेना, जो बच्चा बीपीएससी एमपीएससी देने जा रहा है पक्का ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब ऐसे राइबोसोम जो mRNA के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, उनका साइंस में एक नाम और होता है, उसका नाम, इन राइबोसोम्स को बोलते हैं पॉलीसोम्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना, यूपीएससी लेवल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पॉलीसोम्स, पॉलीसोम बोलते हैं। क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आया? वापिस समझो। मैंने कहा भैया जो राइबोसोम है उसको 2 यूनिट में डिवाइड करते हैं, ऊपर छोटे वाला होता है, नीचे बड़ा वाला होता है, बीच में एक तार सा बना होता है, और वो तार कौन सा होता है? mRNA। और ऐसा राइबोसोम जिसकी दोनों यूनिट mRNA के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, these kinds of ribosomes are known as polysomes। कभी भी एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज पोलीसोम या अनदर नेम ऑफ राइबोसोम, क्या आंसर करेंगे वहां पर? पोलीसोम। कुछ समझ में आ रहा है भैया?
ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? पॉलीजोम बोलेंगे। ठीक है, अब सुनो दूसरी बात, ये जो पॉलीजोम है इसको कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कहा जाता है मैम? फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या मतलब हो गया मैम? क्या मतलब हो गया? तो जरा सुनो क्या मतलब हो गया। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, क्रियात्मक इकाई, कौन सी इकाई? क्रियात्मक इकाई। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, सीजीएल सीपीओ का ये लेवल नहीं है, वो नहीं पूछेगा, बट अगर आप कोई एनडीए सीरीज का एग्जाम दे रहे हैं तो पक्का ये क्वेश्चन आएगा कि जो प्रोटीन सिंथेसिस करने की राइबोसोम में जो फंक्शनल यूनिट है, मैंने कहा है भैया किसके बारे में पढ़े? राइबोसोम। क्या बनाएगा? ठीक है, क्या बनाएगा? तो आप बताएंगे प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, तो उसके लिए फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है? पॉलीजोम्स या राइबोसोम्स। बताइए क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? मैम एक बार वापस रिपीट करवा दो, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो चलो आ जाइए। डिजिटल बोर्ड का फायदा यही होता है कि आपने जो लिखा वो थोड़ी देर के बाद आप वापस बच्चों को रिवाइज करवा दे, बट ज्यादा टाइम ना लगवाएं रिवाइज करवाने। रे भैया कहाँ भाग गया? अच्छा, बड़ा नीचे चला गया। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका, क्योंकि पहले मैं बहुत स्लो पढ़ाती हूँ, एक एक लाइन लिख के पढ़ाती हूँ। अगर ऐसे पढ़ाएंगे तो सिलेबस कब होगा? और मुझे पता है आप में से कुछ मूर्ख बच्चे हैं जो सिर्फ ये पूछते हैं कि सिलेबस कब होगा, सिलेबस कब होगा। उनको कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता है, बस उनको सिलेबस खत्म करना होता है। चलो आओ एक एक बार। अब हम लेंगे ब्लैक पेन। सुनो ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। मैम गंध की पहचान करने वाली झिल्ली कौन सी होती है? अरे सब बताएंगे उत्तम, रुक जाओ। ठीक है, चलिए देखा, पहला है राइबोसोम। हमने क्या पढ़ा? हमने राइबोसोम पढ़ा। राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेड ने। कितने नंबर का क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछे सेल का कौन सा कंपोनेंट सबसे छोटा होता है? राइबोसोम। 2 क्वेश्चन क्लियर। तीसरा आपसे पूछे कि सारी सेल्स में पाए जाने वाला वो सेल का कौन सा कंपोनेंट है जो सब सेल में होता है? कौन सा? राइबोसोम। तीसरा क्वेश्चन। चौथा, वो कौन सा कंपोनेंट है? ये क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा कंपोनेंट है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, झिल्ली नहीं होती, आपका आंसर क्या होगा? राइबोसोम। 4 क्वेश्चन। 5वां सुनिए जरा, राइबोसोम के अदर नेम क्या होते हैं? किस किस नाम से आप राइबोसोम को बुला सकते हैं? मैम 5वां क्वेश्चन, राइबोसोम को पैलेट ग्रेन्यूल्स भी कह सकते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री भी कह सकते हैं। राइबोसोम में राइबोटोम का मतलब होता है बच्चों आरएनए प्लस प्रोटीन, जोम का मतलब होता है बॉडी, वो बॉडी जो प्रोटीन बनाती है वो राइबोसोम कहलाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछा जाए राइबोसोम कहां कहां होता है? ठीक है, चलो आप बताएंगे, ठीक है, आप बताएंगे कि जो राइबोसोम्स होता है वो कहां कहां होता है। एक तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दूसरा वो किस में होता है? आप बताएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब ये क्या होता है वो बाद की बात है, पढ़ेंगे कि करके सारा। नेक्स्ट आप बताएंगे कि राइबोसोम के पास कौन सा आरएनए होता है? आप बताएंगे आरआरएनए होता है। बट मैम राइबोसोम की दोनों यूनिट्स होती हैं, वो बीच में किस आरएनए से जुड़ती हैं? एमआरएनए से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट लिखा है कि राइबोसोम सब में पाया जाता है, इसलिए यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल होता है। मैंने बोला राइबोसोम बैक्टीरिया में भी होता है, और एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसके अंदर 10,000 राइबोसोम्स होते हैं, उसका नाम क्या होता है? ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। कभी पूछ ले एग्जाम में किस बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा राइबोसोम होते हैं, नाम क्या आएगा उसका? ई कोलाई। हमारी सेल्स में कितना है? ठीक है, हमारी सेल्स में कितने होते हैं? एक सेल में आप ऑलमोस्ट 10 मिलियन। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट मैम, राइबोसोम के टाइप्स या यूनिट्स कितनी होती हैं? आप बोलेंगे 2, कौन कौन सी मैम? एक 70S और दूसरा कौन सा मैम? 80S। ठीक है, बट मैम ये यूनिट्स नहीं बोल, ये आप टाइप्स नहीं बोल सकते, आप बोलिए यूनिट्स की फॉर्म में होती हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आपसे पूछे हमारे बॉडी में कौन सा होता है, आपका आंसर क्या आएगा? 80S। 80 की कितनी? 60-40। कौन से आरएनए के थ्रू? एमआरएनए के थ्रू। 70S किसमें होता है? बैक्टीरियाज में। कितना? 50-30। और ऐसे आरएनए जो किसके थ्रू जुड़े हुए हैं?
mRNA के थ्रू क्या कहलाते हैं? पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स को क्या बोलते हैं हम? प्रोटीन बनाने के लिए बेसिक यूनिट बोलते हैं। ये आपका राइबोसोम कंपोनेंट मेरी साइड से खत्म। आपकी साइड से अगर इतने क्वेश्चंस आपने याद कर लिए और ये क्वेश्चन बना लिए तो आपकी साइड से भी खत्म हो जाएगा। चलिए फिर अगले कंपोनेंट पे, चलिए मैम अगले कंपोनेंट पे चलते हैं। चलें अगले कंपोनेंट पे जल्दी बताइए कमेंट करके। मैम आप रिपीट ना करें क्योंकि आपके पढ़ाया हुआ वैसे ही हमें समझ में आ जाता है। अरे वाह, तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट हो यार रिंकू। चलिए नेक्स्ट बोले आगे, अगले कंपोनेंट पे चले। जितना भी नंबरिंग मुझे याद नहीं रहती, आप नंबरिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल्स। कौन सा है? वैक्यूल्स, जिसको आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं रिक्तिकाएं। क्या बोलते हैं? रिक्तिकाएं। वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं। देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब रिक्त स्थान क्या होता है? दीपक कुमार बोल रहे हैं मैम 50 और 30 तो 80 हो गया। मैंने कहा था आपको मैथ्स नहीं लगानी है। अगर मैथ्स लगाओगे तो आप 80 कराओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो चीज मैथ्स बोलती है उसका जस्ट ऑपोजिट कौन बोलता है? बायोलॉजी बोलता है। तो हाँ, तो प्लीज करके आप ये ना बोलें कि 50 और 30 कितना होता है? 80। नहीं, मैथ्स कहती है 50 और 30 80 होता है, और बायो कहती है कि राइबोसोम की यूनिट होती है 70, वो होती है 50 और 30 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 70। ठीक है, तो बिल्कुल बता दिया मैंने। अजराना सर कह रहे हैं गलत पढ़ा रहे हो। गलत नहीं पढ़ा रही हूँ, ये ऐसे ही है। ठीक है, आपको ये आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट आइए आप वैक्यूल्स के ऊपर। वैक्यूल्स क्या होती है? रिक्तिकाएं। आपने एक स्कूल में पढ़ा होगा रिक्त स्थान की पूर्ति करो, है ना? तो रिक्त स्थान क्या होता है? रिक्त स्थान एक ब्लैंक, मतलब जो भी कोई एक ब्लैंक चीज पड़ी है, वैसे ही हमारी सेल के अंदर भी एक बड़ा रिक्त स्थान होता है। ठीक है, सबसे पहला तो आप यहां पर अगर बात आएंगे तो वैक्यूल्स की खोज किसने की थी? आप एक शैम्पू लगाते होंगे गार्नियर लगाते हैं ना, तो गार्नियर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की। खोज किसने की? आप बताएंगे। गार्नियर नाम के साइंटिस्ट ने वैक्यूल्स की खोज की। ठीक है, चलो दूसरी बात, ये जो वैक्यूल्स होते हैं आप याद रखेंगे ये दोनों सेल्स में होते हैं। दोनों सेल्स का मतलब कौन कौन सी होगी? प्लांट सेल भी होगी और दूसरी कौन सी हो गई? एनिमल सेल हो गई। हिंदी में क्या लिखेंगे? या पादप कोशिकाओं में भी होता है और जंतु कोशिकाओं में भी होता है। बट यहां पर आपको मैं 2-3 बातें बताऊंगी। क्या क्या बात? देखो क्या क्या बात बताऊंगी तो सुनो। आपको तो बायोलॉजी आती है, जरा बताइएगा क्या होते हैं वैक्यूल्स? हाँ, तो देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में आता है। जयप्रकाश यादव कह रहे हैं मेरा कमेंट्स पढ़ लीजिए, जरा बोलिए कौन सा कमेंट है आपका? अच्छा ठीक है, दीपक कुमार वाटिका क्या लिख रहे हैं? वाटिका शैम्पू। अच्छा वाटिका शैम्पू नहीं, गार्नियर शैम्पू याद रखना, वाटिका नहीं याद रखना यहाँ पे। ठीक है, गार्नियर ने खोज की थी वैक्यूल्स की। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये दोनों सेल्स में होता है। बट आपसे पूछा जाए कि मैम इसका साइज कौन सी सेल्स में बड़ा होगा? प्लांट में बड़ा होगा या एनिमल में बड़ा होगा? तो आप लिखेंगे प्लांट के आगे कि इट इज लार्जर इन प्लांट बट स्मॉलर इन एनिमल सेल। पादप कोशिकाओं में इसका आकार बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। लिखेंगे कि प्लांट सेल्स में क्या होता है? इसका साइज क्या होगा? बड़ा, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, प्रजनन के दौरान मतलब रिप्रोडक्शन के दौरान मूल कार्य एक निर्माण करना होता है। मैंने आपको बताया था कि प्रजनन का मतलब क्या होता है? जनन। और जनन होगा तो उसके अंदर, उस जाइगोट के अंदर क्या आना चाहिए मैम? उसके अंदर जेनेटिक कैरेक्टर आने चाहिए। और जेनेटिक कैरेक्टर कौन लेकर आता है? डीएनए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डीएनए। ठीक है, जरा आइएगा यहाँ पर आप याद रखेंगे कि प्लांट सेल में आपके वैक्यूल्स बड़े होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम रिंकू पूछ रही होगी, मुझे पता है रिंकू, पहली बात आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, दूसरी बात आपने कुछ बुक्स में पढ़ा होगा कि ल्यूवेनहॉक ने खोज की। मैं आपको बता दूं, गार्नियर जी ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। किसको? तो आप बताएंगे इट इज ऑब्जर्व्ड बाय गार्नियर। गार्नियर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया कि भैया एक सेल है, इस सेल के अंदर एक खाली जगह पड़ी है, एक रिक्त जगह पड़ी है, वो कुछ ना कुछ उसका नाम वाम होना चाहिए। बट गार्नियर जी इसको प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाए थे। देन आपके साइंटिस्ट आए, कौन से? एवी ल्यूवेनहॉक। कौन से साइंटिस्ट? एवी ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया किसको? वैक्यूल्स को। तो आपसे
एनसीईआरटी में दोनों नाम लिखे हुए हैं, आप दोनों नाम याद कर सकते हैं। किसने पूछा है? रिंकू ने। रिंकू आप दोनों नाम याद कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर आंसर गार्नियर ही देना है आपको, बट अगर पूछे प्रॉपर तरीके से, भाई क्वेश्चन में आए कि ऑब्जर्व किसने किया, तो आप गार्नियर लिख देंगे। या पूछे खोज वगैरह नाम वगैरह किसने दिया, तो आपका आंसर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक भी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। वैक्यूल्स होते क्या है? देखो वैक्यूल्स क्या होते हैं, आपकी पेंट होती है ना, पेंट, उस पेंट के अंदर एक खाली जगह होती है ना, जो आजकल बिल्कुल खाली पड़ी है क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रखी है। वैसे ही आपकी सेल के अंदर भी एक खाली जगह पड़ी है। उसी खाली जगह को आप क्या बोल रहे हैं? उसको आप बोल रहे हैं वैक्यूल्स या रिक्तिका बोल रहे हैं। अब हमें खाली जगह क्यों है? आपकी पेंट में आपने जेब क्यों बनाई? आप जानते हैं आपने पेंट में जेब क्यों बनाई? ताकि मैं नौकरी लगूं, सरकारी नौकरी लगे और बहुत सारे पैसे आए और मैं उसको भर लूं। पर बेचारी सेल्स की नौकरी तो लगने से रही है ना। ये क्या सोचती हैं? ये सोचती हैं कि किसी दिन इमरजेंसी कंडीशन लग गई, बाहर से आपकी मम्मी ने खाना नहीं दिया आपको और खाना नहीं मिला, हम तो काम करना बंद कर देंगे। क्योंकि सेल्स क्या करती हैं? काम करती हैं। और काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? फिजिक्स में पढ़ा है, कोई भी काम कब होता है? जब आपके पास ऊर्जा होती है। और ऊर्जा हमारे बॉडी में किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी। मैम आज आपका मूड बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, मूड ऐसा बात नहीं है, आज सुबह से क्लास में निकली तो बड़ी फ्रेश लग रही हूं मैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो आपके सेल में, आपके पेंट में एक पॉकेट है, अभी वो खाली है। थोड़े दिनों में पैसे कमाओगे, चाहे आप करप्शन करो, भ्रष्टाचार करो, चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, बट पैसे तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो आपकी क्या हो जाएगी? पॉकेट भर जाएगी। वैसे ही आपकी सेल सोचती है कि भैया किसी दिन इन लोगों ने बाहर से खाना नहीं खाया, कोई मम्मी से गुस्सा हो गया, कोई गर्लफ्रेंड से, कोई बॉयफ्रेंड से गुस्सा हो गया, खाना नहीं खाया, तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो ऊर्जा होनी चाहिए। तो ये सेल्स बड़ी चालाक होती हैं, ये पहले से ही अपने पास एक एम्प्टी स्पेस रखती हैं। और जब इनको लगेगा कि बाहर से कुछ इमरजेंसी कंडीशंस लगने वाली हैं, तो क्या हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे कि आपकी सेल्स क्या करेंगी? इसके अंदर चीजें क्या कर लेंगी? स्टोर कर लेंगी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मैम हम इसको पॉकेट ऑफ सेल बोल सकते हैं। यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। एक जेब है हमारी सेल के अंदर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए सेल के कौन से कंपोनेंट को पॉकेट ऑफ सेल कहा जाता है, आप आंसर क्या देंगे? वैक्यूल्स को कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है? तो आपकी सेल्स क्या करती हैं? इसके अंदर क्या क्या चीजें स्टोर कर लेती हैं आपकी सेल्स? इसके अंदर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं सब जानते हैं आप। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, जिनसे आपको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या करती हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टोर कर लेती हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे? ये कार्बनिक पदार्थों का संग्रहण कर लेती हैं। और कार्बनिक पदार्थों से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। प्लस मैम पानी भी तो चाहिए, कभी आपने पानी नहीं पिया तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो जब पानी, तो ये क्या करती हैं? पहले से पानी को भी स्टोर कर लेती हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल का वो कौन सा कंपोनेंट है जो पहले से ही इमरजेंसी कंडीशन लगने से पहले ही वो क्या कर लेता है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और पानी को स्टोर कर लेता है। पहले खाली था, जैसे आपकी जेब खाली है, जब आपकी नौकरी लग गई, इसकी भी नौकरी लग गई, तो इसने क्या स्टोर कर लिया? उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस पानी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेल का वो कौन सा कंपोनेंट है जिसके पास एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं? मैम इसको रसधानी भी नाम बोलते हैं। अरे आऊंगे भी, रुक जाओ यार, चुल मत मचाओ। ठीक है, बताएंगे रसधानी क्या होता है, वो बताएंगे। रसधानी थोड़ा सा अलग चीज होता है बच्चों, होता है इसके अंदर ही है। अब इसके अंदर ग्लूकोज भी होता है, याद रखिएगा। तो पूछ रहे ग्लूकोज कहां होता है, तो अभी आपके बताएंगे वैक्यूल्स के अंदर होता है। अब मैं आपको बता दूं, एक बच्चे का डाउट आया है जो एक जेन्युइन सा डाउट है, पर जरा ध्यान से सुनिएगा कि रसधानी क्या होता है। एक बच्चे ने पूछा है कि मैम रसधानी क्या होता है। वैक्यूल से ही रिलेट करता है ये रसधानी। एक्चुअली इस वैक्यूल्स की कैसी स्ट्रक्चर होती है मैं बताऊं तो इसके बीच में ऐसा सा, ये वैक्यूल है, इस पूरे बोर्ड को आप सेल मान लो, ये पूरा बोर्ड है, एक कोशिका है, इसके अंदर एक ये वैक्यूल है, इसके अंदर एक लिक्विड जैसी एक अलग से रसधानी बनी हुई होती है जिसको आप बोलते हैं सेल सेप। एक्चुअली इसको रसधानी कहा जाता है। इसके अंदर क्या है? रस है, मतलब रस का मतलब है इसके अंदर ग्लूकोज वगैरह है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह हैं। ठीक है बच्चा, तो रसधानी वैक्यूल्स के अंदर ही होता है। एक और छोटी जगह जिसके अंदर सेल का सेप रहता है, सेल के अंदर जो भी आपके लिक्विड चीजें होती हैं वो रहती हैं। नेक्स्ट मैं बता दूं, आप याद रखेंगे कि वैक्यूल के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है।
वैक्यूल के ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है। बट इस झिल्ली का नाम दिया हुआ है यहां पर, और यही आपसे नाम पूछा जाएगा बच्चों कि जो वैक्यूल है, जो रिक्तिकाएं हैं उसके बाहर जो झिल्ली होती है उसका नाम क्या होता है। आप बताएंगे उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है बच्चों, टोनोप्लास्ट। क्या नाम है, टोनोप्लास्ट। अब एग्जामिनर ना थोड़े से पागल होते हैं, वो कुछ भी पूछ लेते हैं, मुझे टोनोप्लास्ट कहां होता है, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि वो वैक्यूल्स के अंदर होता है। रसधानी कहां होता है, जो सेल के अंदर जो सैक होता है उसी को बोलते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हमारी सेल्स बनना स्टार्ट होती हैं, इमैच्योर होती हैं। इमैच्योर क्या होता है, मतलब मैम आप गाना सुनाना, गाना गाना नहीं आता मुझे, मेरी आवाज मुझे बहुत गंदी लगती है, ठीक है। चलिए देखो, एक इमैच्योर सेल है। इमैच्योर का मतलब क्या है, ऐसी सेल मैम जो मैच्योर नहीं हुई है। क्या है, जो अपरिपक्व सेल है, अपरिपक्व सेल है, ठीक है। अपरिपक्व कोशिका में ये वैक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं। मान लो एक सेल है, ये मैच्योर नहीं हुई बेचारी, नई बनी है, ठीक है। तो क्या होगा मैम, कोशिका का कंकाल तंत्र किसका बना हुआ होता है, अरे रुक जाओ यार दीपक, सब बताएंगे यार। तो इसके अंदर से छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। बट जब ये सेल मैच्योर हो जाती है ना बच्चों, मैच्योर का मतलब क्या है, वो पक गई है ना, वो पक गई, मतलब पकी हुई सेल या मैच्योर सेल। तो ये जो छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़कर बड़े बड़े वैक्यूल्स बना लेते हैं। ऐसे नंबर में कम होंगे बट साइज में क्या होंगे, बड़े। तो एक बार मुझे अच्छे से याद है कि पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन सी सेल्स में वैक्यूल्स का नंबर ज्यादा होगा। वहां पर मतलब लैंग्वेज थी न्यूबॉर्न सेल्स, या लैंग्वेज थी इमैच्योर सेल्स या मैच्योर सेल्स। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि मैम ऐसी सेल्स जो मैच्योर नहीं है उनमें बहुत ज्यादा होते हैं, बट जो मैच्योर होती है तो वो आपस में जुड़कर नंबर में कम हो जाते हैं, क्या, वैक्यूल्स। अब मैं आपको एक बात बताऊं, चलो सुनो, वैक्यूल्स ना प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं, प्लस बच्चों में बता दूं ये बैक्टीरिया में भी होते हैं। किसमें होते हैं, ये बैक्टीरिया में भी होते हैं, जीवाणुओं में भी होते हैं। तो आप अपनी बुक्स में क्या, अपने कॉपी में क्या लिखेंगे अच्छा, ल्यूसेंट में रसधानी और वैक्यूल को एक ही दे रखा है। अरे आप ल्यूसेंट को ना एक काम करो, सबसे पहले अगर आपने मेरा बैच ज्वाइन कर रखा है तो सबसे पहले ल्यूसेंट है ना उसको अपनी कबर्ड में रख दो एक साइड, और उसे खोलो ही मत, ठीक है। तो प्लीज करके उसे बिल्कुल खोलो ही मत, ठीक है। चलिए देखिए, यह पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में और बैक्टीरिया जीवाणु तीनों में होता है, ठीक है। क्योंकि आजकल जो कंपटीशन, मेरा जो बोलने का, मैं किसी ल्यूसेंट बुक के ऑथर को मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, बुक वो अच्छी है, बट मैं बता दूं आजकल कंपटीशन एग्जाम का लेवल ल्यूसेंट बुक नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, तो तीनों में होता है। बट मैं एक बात बता दूं, प्लांट सेल के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी है, ये क्या है, सबसे ज्यादा आवश्यक है। आपसे पूछा जाए वो कौन सा कंपोनेंट है जो प्लांट सेल में तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। मैम साइंस की एमसीक्यू बैच ली हूं, ग्रुप डी की एमसीक्यू की बैच ले की नहीं, ले लीजिए। ग्रुप डी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें, ठीक है। देखिए जरा, देखिए, तो प्लांट सेल में ये आवश्यक होते हैं। अब मैम ऐसा क्यों, प्लांट में हो ना होते तो क्या होता, आपने सुना होगा पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश, सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे सोचते हैं कि यार किसी दिन अगर सनलाइट नहीं आई 3-4 दिन तो हम खाना क्या करेंगे, खाना नहीं बना तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो अपने वैक्यूल्स में अपना फूड स्टोर कर लेते हैं। हम लोग क्या है, हम लोगों को खाना नहीं मिला हम बाहर जाके खा लेंगे, है ना। एक दिन खाना नहीं मिला तो हम फ्रूट्स खा लेंगे, अगर रोटी नहीं मिले तो कुछ और खा लेंगे, है ना। तो बट प्लांट तो बेचारों के पास एक ही मीडियम, और क्या, सनलाइट। तो बेचारे वो क्या करते हैं कि वो उनके लिए बहुत कंपल्सरी कंपोनेंट है, कौन सा, वैक्यूल्स, ताकि वो स्टोर कर ले खाना, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट सेल में ऐसा कहा जाता है कि प्लांट सेल का जितना भी वॉल्यूम होता है, प्लांट सेल का जितना भी वॉल्यूम होता है, जितना भी वॉल्यूम, जो डिपेंड करता है कौन सी सेल ले रहे हैं आप, जितना वॉल्यूम है प्लांट सेल का, प्लांट की बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है जितना भी वॉल्यूम है उसका 90% जो पार्ट है या 90% जो वॉल्यूम है वो किसकी वजह से होता है,
वैक्यूल्स की वजह से होता है। किसकी वजह से? वैक्यूल्स की। ऐसा कहा जाता है कि प्लांट की सेल का जितना भी वॉल्यूम है उसका 90% वॉल्यूम किसकी वजह से होता है? वैक्यूल की वजह से होता है। मैम आपकी आवाज से मेरे घर में सब डरते हैं। अरे नहीं यार, डरना नहीं चाहिए। अंकित आप क्या बोल रहे हैं? अब दोबारा बोलिए तो आपका कमेंट पढ़ूंगी, ठीक है। सब में होते हैं बैक्टीरिया में। देखो एक बैक्टीरिया अमीबा, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। अमीबा है ऐसा, उसके अंदर यहाँ पर ऐसे क्या होता है? वैक्यूल्स। इसी वैक्यूल्स में खाना पचाता है। इसी, अरे हाँ याद आ गया, एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि अमीबा में जो खाना है उसको पचाने का काम कौन सा सेल का पार्ट करता है? आप क्या बताओगे? कौन से सेल का पार्ट? कौन सा पार्ट? वैक्यूल्स। बेचारा अमीबा एक सेल है, एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर यही खाना पचता है क्योंकि इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यहीं पर खाना पचेगा, यहीं पर हार्मफुल एलिमेंट्स बन जाएंगे, तो बेचारा यही एक्सक्रीशन का काम करता है, यही खाना पचाने का काम करता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन और बनवा दिया हमने आपका कि अमीबा में भोजन का पाचन किस पार्ट में होता है? आप क्या बताएंगे? वैक्यूल्स में, रिक्तिकाओं में होता है। इतनी बात आपको रिक्तिकाओं के बारे में याद रखनी थी कि रिक्तिकाएं होती क्या है। मतलब हमारी सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है जो एम्प्टी पड़ा है। क्या है? जो खाली है। खाली का मतलब क्या होता है? एम्प्टी। इंग्लिश में क्या होता है? एम्प्टी। जो खाली जगह पड़ी है उसको क्या बोल दोगे आप? वैक्यूल्स बोल दोगे, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर पानी होता है, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ग्लूकोज वगैरह होता है। और वो कब काम आते हैं? जब हमारी सेल के अंदर इमरजेंसी कंडीशन लगती है, कुछ आपातकालीन स्थितियां लग जाती हैं, जैसे बाहर से खाना वाना नहीं खाया, सेल के पास एनर्जी की कमी होगी, तो सेल्स इससे उठा लेंगी और अपना काम चला लेंगी, ठीक है। प्लांट सेल में बहुत कंपल्सरी होना ही होना चाहिए, होना ही होना चाहिए, ठीक है। मैम मुझे आपके वीडियो से सारे डाउट क्लियर हो गए। ओके उत्तम, थैंक यू वेरी मच। कल 12 बजे क्लास लीजिएगा मैम। यस, कल 12 बजे ही क्लास होगी, ठीक है। तो आपने वैक्यूल्स पढ़ा, दूसरा आपने क्या पढ़ा? राइबोसोम पढ़ा। राइबोसोम पढ़ा। तो बताइए थोड़ी देर और पढ़ाऊं क्या? थोड़ी देर और पढ़ाऊं? 10:30 हो गए, लेट होने वाली हूं मैं। कोई बात नहीं, जल्दी बताइए, थोड़ा और पढ़ाऊं कि आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही? देखो सोना नहीं है अभी, तो आप लोगों को बहुत पढ़ना है, अभी तो बहुत पढ़ना है। सेल चैप्टर में मत थक जाना तुम लोग। जल्दी बताइए कमेंट करके, थोड़ा और पढ़ाऊं? चलेगा? मैम आज आप बहुत फास्ट पढ़ा रही हो। अच्छा, पढ़ा फास्ट नहीं रहूंगी, बोल फास्ट रही होंगे ना। चलिए जल्दी बताइए, थोड़ा और पढ़ेंगे? वैसे मुझे तो भूख लग गई अभी। बहुत है मैम। मैम आप घर जाइए। एक तो आप लोगों के चैट ना हमेशा प्राइवेट हो करके रख देते हैं ये लोग। नो मैम रहने दीजिए, मैम घर जाइए। गुड नाइट मैम। मैम हमारा डेटा खत्म हो गया है। मैम आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक क्यों कर दिए? मैंने किसी का व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक नहीं किया होगा, तो आप लोग बहुत बकवास कर रहे होंगे इसलिए कर दिया होगा। मैम छोड़ दो, मैम सो रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यही खाना खा लो, यही खाना खा लें। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ खाना नहीं खाऊंगी, बाहर सर लोग वेट कर रहे हैं। मैम आप रेस्ट कीजिए। हाँ कल पढ़ाना, ठीक है। इतना बहुत है यार, मुझे भी भूख लग रही है बहुत ज्यादा, गला और ज्यादा खराब हो रहा है। अच्छा, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला? मैं बता दूं, मैंने कल एक चीज लिखवाई थी ड्रोसोफिला में। बच्चों ध्यान से सुनना, जल्दबाजी में मैंने थोड़ा सा, देखो क्या पढ़ा दिया था। ड्रोसोफिला में 4 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, और जबकि मेरे 4 का मतलब पेयर्स का मतलब कितना है? 8, है ना। तो टोटल नंबर में कितने हो गए? 8। तो बट मैंने कल क्या लिख दिया था कि ड्रोसोफिला में 8 पेयर्स होते हैं। तो 8 पेयर्स नहीं, वो जल्दबाजी की चीजें हैं, तो वो 4 पेयर हैं। अगर आपसे पूछे कितने पेयर्स हैं तो 4, बट नंबर में कितने हैं तो वो कितने हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो याद रखिएगा ड्रोसोफिला में नंबर्स में पूछे तो 8 हो जाएंगे बच्चा। मैं गलत हूं ना आप गलत हैं, ठीक है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, आप व्हाट्सएप नंबर में अपना क्या दे दो? आप लोग फिर बहुत परेशान करते हैं मैसेज करके। नहीं मैम बहुत है, ठीक है। चलिए तो फिर इतना बहुत है, अब मुझे भी खाना खाना चाहिए, भूख लग रही, 10:30 हो गए। तो कल आपकी 12 बजे ही क्लास होगी, कल 12 से 2 ही क्लास होगी, बिल्कुल। मुकेश जहांगीर, आज मेरा गला खराब था इसलिए ही मैंने 12 बजे क्लास नहीं ली, बाकी मैं कल 12 बजे ही क्लास लूंगी, ठीक है। कालू राम कह रहे हैं मैम नींद नहीं आ रही, तो कालू राम छाछ पी लो, लस्सी पी लो, नींद आ जाएगी।
तो राजेश फिर तो मैंने आपका नंबर ब्लॉक नहीं किया होगा बेटा, अगर आपने कोई गलत बात नहीं की होगी तो। चलिए थैंक यू वेरी मच मैम। बस ओके जयप्रकाश, बस चलिए कल मिलेंगे, कल 12 बजे पक्का, 12 बजे, यस 12 बजे ही क्लास है कल। रोशन प्रहलाद बोरकर। देखो मैं बता दूं अब हम क्या क्या और पढ़ेंगे सेल के अंदर, ध्यान से सुनो हम क्या क्या पढ़ेंगे। अभी कितनी चीज और पढ़नी है मैम, थोड़ा सा सीजीएल का सिलेबस बताना कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। वैसे मैं बता देती हूँ आपको, लेवल हर क्लास में हर चैप्टर में बता ही देती हूँ। देखिए मैं आपको बता रही थी, हाँ अब हमारा सेल में क्या क्या बचा है। एक हमारा बचा है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। दूसरा बचा है हमारा ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ डाउट क्वेश्चन मतलब डॉट सेम क्वेश्चन। अच्छा चलिए नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, यहाँ पर गोल्गी बॉडी हो गया, ईआर पढ़ाना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाना है, और तीसरा आपको मेरे को पढ़ाना है प्लास्टिड हमने नहीं पढ़ाना अभी, लवक नहीं पढ़ा, हरित लवक पढ़ा होगा ना, परण हरित, वो सब पढ़ना है। नेक्स्ट सुनो आप यहाँ पर, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्लास्टिड के बाद हम क्या पढ़ेंगे, 4 नंबर पे कौन सा बच गया, सेंट्रोजोम्स बच गया आपका, सेंट्रोजोम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम अभी हमारा बचा हुआ है, ठीक है। मुझे पता है कुछ बच्चों के ऊपर से जा रहा होगा, कुछ बच्चों ने आज तक सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा कहीं भी, किसी भी टीचर किसी भी कोचिंग में, तो वहां पर पढ़ा होगा सेल बेसिक यूनिट होती है, सेल के ये भाग होते हैं और खत्म। बट अभी मेरा 5 क्लास 2-2 घंटे की हो चुकी है, अभी तक सेल चैप्टर आपका खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। कौन सा डिवीजन, सेल डिवीजन, वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक सेल डिवाइड करके नई सेल्स बनाती है ना, वो सब पढ़ेंगे। मैम मैं बिहार, अच्छा चलो थोड़ी सी 5 मिनट बातें करते हैं। ये बताओ आप लोग कहाँ से हो, अभी कहाँ से वीडियो देख रहे हो। टाइम है अभी, रंजीत कह रहे हैं टाइम है, टाइम तो बहुत है बट अपना टाइम आया नहीं है, अपना टाइम भी आएगा बच्चा। मैम एनटीपीसी का एग्जाम कब हो सकता है, एनटीपीसी का एग्जाम से मुझे याद आया हमारा एनटीपीसी का एक क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हो रहा है। वाह क्या आपने याद दिलाया है। पहले मुझे बताओ आप लोग कहाँ से, उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊंगी आप लोगों के लिए। जल्दी बताओ आप लोग कहाँ से हो, क्योंकि ऐसे फील नहीं आता ना यार, तो लोग मैं कैमरे को पढ़ा रही हूँ, मुझे पता लगे आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। मैम वैक्यूम्स किस प्रकार चार्ज होती हैं, चार्ज मतलब किस प्रकार, चार्ज की मतलब चार्ज तो नहीं कह सकते, उनके अंदर खाना आता है तो वो चार्ज हो जाती है ऑटोमेटिकली। मैम जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब बता दो, जीरो ऑर्डर मतलब मैं समझी नहीं। अच्छा रिएक्शंस बता दूं, ओके बता दूंगी। अच्छा जयपुर से हैं मैम हम, महाराष्ट्र से कहाँ है वो बताइए, झांसी से। अरे झांसी से एक हमारे साथ भी है महानुभव, इकोनॉमिक्स के बादशाह भरत सर। मैम दिल्ली पालम एयरपोर्ट, अरे आप तो दिल्ली के रहने वाले। मैम हरियाणा से मैम एमपी यूपी इलाहाबाद झारखंड तारानगर चूरू। अरे तारानगर के रहने वाले कौन है, अगर तारानगर के रहने वाले हैं तो आप मेरे मतलब होम टाउन के रहने वाले हैं। राजस्थान से है, मधुबन से, सीएम ने राजीनामा करवा दिया। ओके मैम मैं बिहार से हूँ, मैं इलाहाबाद से हूँ, मैं मथुरा से हूँ, झांसी से हूँ, झारखंड से हूँ, ठीक है। और बताओ कहाँ से हो, घर वाले क्या कर रही हैं बताओ, है सो गए मम्मी पापा। हरियाणा से हूँ मैं, हरियाणा से। मैम प्लीज मेरा नंबर अनब्लॉक कर देना। अरे कर देंगे डोंट वरी। गिर से हूँ, बुलंदशहर से हूँ, हरियाणा से हूँ, बिहार से हूँ। आई एम फ्रॉम महुआ डिस्ट्रिक्ट। ओके कृष्ण कुमार हल्द्वानी से हूँ मैं, पिड़वाड़ा सिरोही औरंगाबाद। ओके मैम आई एम फ्रॉम झज्जर हरियाणा। ओके झज्जर में जानती हूँ। मैम बिपिन शर्मा ईस्ट चंपारण, ये कहाँ है, ग्वालियर से हूँ मैं भिवानी से हूँ, हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़, अरे वाह हनुमानगढ़ में मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा। मैम जयपुर में कहाँ से हैं आप ये बताइए। मैम आप मथुरा घूमने भी आना, मथुरा बहुत बार घूमे हम, अगली बार आएंगे तो आपसे मिलेंगे। मैम मैं हनुमानगढ़ से हूँ, भरनापुर से हूँ। मैम यूपी इलाहाबाद मधुबनी से, ठीक है। मैम आज आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा कपड़े अच्छे लग रहे हैं मतलब पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लग रहा, कपड़ों में ध्यान जा रहा है तो मेरा चांटा मारूंगी मैं मथुरा से हूँ, मैं सिरोही से हूँ। मैम मेरे को कोई नहीं जानता, या आपने क्या लिखा, जमशेदपुर झारखंड। राजस्थान के झुंझुनू से होके, झुंझुनू में चिड़ावा है और चिड़ावा के पेड़े बहुत फेमस हैं, तो आपका जब भी सिलेक्शन होता है पेड़े लेकर आइए आप, ठीक है। रांची झारखंड, रांची में तो क्या मिलता है, रांची झारखंड में तो कोयला मिलता है, आप कोयला लेकर आना, ठीक है। मैम यूपी इलाहाबाद आएंगे हम लोग बहुत जल्दी घूमने। पटना से तो बड़ी अच्छी बात याद आ गई, पटना में तो मैं आपसे बिल्कुल मिलने वाली हूँ। पटना में हम लोग बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। मैम आपका इंट्रोडक्शन बताओ प्लीज। अरे दीपक तुम पिछले 6 महीने से मुझसे पढ़ रहे हो और आज तुम इंट्रोडक्शन मांग रहे हो मुझसे। देखो पटना से याद है कि हम बहुत जल्दी पटना में हमारे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी हम
जितनी भी हमारी टीम यहाँ है वही की वही आपको फेस टू फेस पढ़ाने वाली है आपको पटना शहर में। तो जो भी बच्चे पटना से हैं, इयरिंग कहाँ से लिए मैडम? इयरिंग कहाँ से लिए? इयरिंग मम्मी लेकर आई मेरी है। मैम यूपी इलाहाबाद से हूँ, मधुबनी। ओके ठीक है। हाँ, तो पटना में 7 दिसंबर को 7 दिसंबर आप लोग हमारे सेमिनार में आने ना भूलें। 7 दिसंबर को हमारा एक ओपन सेमिनार है और जिसमें हम अनाउंस करेंगे हमारे साथ, हम तो आएंगे ही आएंगे सारे टीचर्स, बट उसके साथ हम एक महान हस्ती को लेकर आने वाले हैं। अभी वो सरप्राइज है, बाद में बताएंगे। झांसी है, झांसी में भी रहने वाले हैं आप। ठीक है मैम, हमारा सिलेक्शन हो गया यूपी पुलिस में, अब एनटीपीसी में चाहिए, आपकी कृपा से बिल्कुल हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा पटना में आप कहाँ मिलोगे? मैम पटना में मिलोगे, यस 7 दिसंबर को मिलोगे। वेन्यू बताऊंगी कल और परसों कहाँ मिलेंगे। ठीक है, नया टोला में बिकना पहाड़ी मोड़ के पीछे जो राठौड़ कैंपस है वहां पर हमारा टाइम्स कोचिंग का ऑफिस है, आप वहां जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा एनटीपीसी क्रैश कोर्स का एक बैच स्टार्ट हुआ है। मतलब एनटीपीसी तो कम, मतलब आप इसको आप किस किस एग्जाम के लिए, आप कोई भी ऐसा ही दे रहे हैं, आप यूपी ऐसा ही दे रहे हैं, आप एमपी ऐसा ही दे रहे हैं, आप बिहार ऐसा ही दे रहे हैं, है ना। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रुप डी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस बैच के अंदर हम लोग प्रैक्टिस बैच लेकर आए हैं। क्रैश कोर्स, काइंड ऑफ क्रैश कोर्स प्रैक्टिस बैच है जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग सेट आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट मेनली पढ़ाए जाएंगे। पहला है मैथ्स, दूसरा है रीजनिंग और तीसरा साइंस। साइंस में तीनों होंगे, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। थ्योरी वाला क्लास नहीं है, थ्योरी नहीं होगी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी मैथ्स के क्वेश्चन। जैसे अजय राणा सर हैं इस बैच में, तो अजय राणा सर आपके पास 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे और डेली उस 25 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, उसके अलावा रीजनिंग में परवेज आलम सर हैं जो हमारे बड़े भाई स्वरूप है और उनके इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आपको है ही नहीं। ठीक है, तीसरा साइंस में बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी और फिजिक्स के आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अंकुर सर। ठीक है, तो जो भी बच्चा एनटीपीसी या यूपीएसआई जिसको लगता है कि मैंने सिलेबस कर लिया है, अब मुझे प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस बैच को परचेज कीजिए। हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाइए। अगर अभी आप कर रहे हैं तो आप टाइम्स50 प्रोमो कोड लगाइए और आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? 2 मंथ। और मैं बता दूं टाइम्स कोचिंग का पहला बैच है जो 7 दिन रेगुलर चलने वाला है, इसमें छुट्टी बुट्टी नहीं होगी। मैम मेरा नाम नहीं लोगी, सुधीर कृष्ण प्रकाश आपका नाम ले लिया है। मैम आप कहाँ से हो? मैं देखो मैं बता दूं बेसिकली तो मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है चूरू, अगर आपने सुना हो। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज्यादा ही ठंड पड़ती है। गर्मियों में इतनी गर्मी और सर्दियों में इतनी ज्यादा सर्दी जिसकी कोई हद नहीं है। अभी इस टाइम पर इतनी सर्दी पड़ रही होगी वहां पे, तो मैं वहां से हूं। ठीक है, तो बट मैं जो मेरा घर वर है वो सारा जयपुर में ही है, राजस्थान के जयपुर में। तो कभी आप जयपुर आए तो मेरे घर आइएगा, बिल्कुल आप सबका स्वागत है। तो मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, या आप बोल सकते हैं मैं राजस्थान से रहने वाली हूँ। ठीक है, चलो झारखंड जीएस की क्लास भी कराइए मैम। ओके शीतल वर्मा, हम इस पे थोड़ा काम कर रहे हैं। गुड नाइट मैम, आज तो थक गए। थकी तो नहीं हूँ, पर मेरा बड़ा गला बहुत खराब हो गया आज, पता नहीं क्या हो गया। हम टीचर्स के साथ एक ही दिक्कत, हमारा गला साथ नहीं देता है। मैं भी यहीं से हूँ मैम। यस कृष्ण कुमार साहू ओके ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत हो गई मैम। टाइम्स कोचिंग स्टाफ में आप मेरे बेस्ट टीचर हो। नहीं मैं नहीं हूं, मैं सबसे कम एक्सपीरियंस वाली यहाँ पे टीचर हूँ। मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं यहाँ पर। सब टीचर्स अपने आप में महान होते हैं। मैं भी राजस्थान से हूँ। ओके, जयपुर में कहाँ पर मैम? हाउस। आगे तो मेरे घर भी आ जाओगे क्या? जयपुर में एक जगह है वैशाली नगर, वहां भी है मेरा घर। वैशाली नगर चित्रकूट स्टेडियम के पास मेरा घर है। ठीक है, मैं जयपुर गया हूँ, आपका घर नहीं दिखा। ऐसे क्या मैं कोई एमएलए हूँ जो मेरे घर का आपको सबको पता होगा? चलो बहुत बातें हो गई आज, बहुत बातें की, बहुत दिनों बाद थोड़ा अच्छा लगा। गुड नाइट। मैं खाना खा लूँ थोड़ा सा। सर अजय सर और भरत सर भी बैठे वेट कर रहे हैं, मैं खाना खाती हूँ। अब मिलेंगे अगली क्लास में। मैम हरियाणा एसआई का भी कोर्स लाइए। ओके, ऑनकार आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, बिल्कुल लाएंगे। मैम अदरक वाली चाय पी लीजिए। सुबह से मैं 5 बार अदरक वाली चाय पी चुकी हूँ, कुछ असर ही नहीं हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, चलो हो गई सारी बातें। अब कोई कमेंट नहीं करते। अब अगली क्लास से बिल्कुल पढ़ाई करेंगे सीरियस होकर। बहुत बातें हो गई आज, मैंने बहुत बातें की है, तो इतना टाइम लेने के लिए सिलेक्शन के बाद आऊंगा बिल्कुल। दीपक कुमार तुम्हारा मुझे वेट रहेगा, क्योंकि तुम पहले बैच से जुड़े हुए मेरे साथ और तुम एमसीक्यू बैच में भी हो, तो मुझे बहुत अच्छे से तुम्हारा नाम याद है। मैम आप हमारी बेस्ट टीचर हैं। ओके
बिल्कुल मैम, जरूर आएंगे। चलो बहुत बातें हो गई, अब सो जाओ। मम्मी पापा सोच रहे होंगे बच्चे हमारे मोबाइल में लगे पड़े, क्या करते हैं। वैसे ये टाइम भी कोई खराब टाइम नहीं है पढ़ने का। दिन में अपना जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़ो, रात को मेरे साथ आप साइंस पढ़ो, है ना। मैम फिजिक्स भी पढ़ा दो। नहीं, मुझे फिजिक्स नहीं आती। क्या है खाने में, आई डोंट नो। भरत सर, अजय राणा सर आज अपने घर से अपने फ्लैट से बना के लाए हैं, क्या है देखते हैं। चलो गुड नाइट, गुड नाइट। बहुत बातें करते हैं आप लोग। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।